अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोलो शरहान की किस्त नंबर 3 का मुकम्मल तौर पर ज़्यादा पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके क्या तारीखी पस मंज़र थे, कौन से बड़े फैसले सामने आए और ओवरऑल इस सीरीज़ की कहानी कैसी थी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलो शरहान की किस्त नंबर 3 की रेटिंग की। तो इस किस्त की AB रेटिंग 3.5 है, जो कि पिछली किस्त के मुकाबले में स्लाइटली इंक्रीज़ हुई है, यानी कि पहले से हल्की सी बेहतर है, लेकिन फिर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिसकी हम तवक्को कर रही थी, क्योंकि ये किस्त भी टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम रही। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों हकीकत यह है कि कहानी से ज़्यादा अदाकारों की तब्दीली ने लोगों के जहनों में हलचल पैदा कर दी है। सीरीज़ के मरकज़ी अदाकार मर्ज़ एसियोगलू बिलाशुबा अपनी पूरी मेहनत और सच्चाई के साथ किरदार निभा रहे हैं। उनके चेहरे के तासुरात और डायलॉग्स बिलाशुबा सब कुछ वो पूरी ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन की एक बड़ी तादाद उन्हें आज भी पिछले अदाकार यानी कि ब्राक ओचीविड से कंपेयर कर रही है, और अमूमन यही सोच है कि पुराना अदाकार ज़्यादा बेहतर था और नया अदाकार इतना मजबूत नहीं लग रहा। और दोस्तों यही वो जज्बाती रुकावट है जो कि रेटिंग को ऊपर जाने नहीं दे रही, और ये पहली बार नहीं हुआ। याद रखें कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ शुरू हुई थी तो वहाँ पर भी मरकज़ी अदाकार यानी कि उगर गुनेश पर इतराज़ात सामने आए थे। हालांकि उस अदाकार की अदाकारी भी बेहतर थी, प्रेजेंटेशन और विजुअल इफेक्ट्स भी शानदार थे, लेकिन लोग मेन अदाकार को सलाहुद्दीन अय्यूबी के तौर पर कबूल नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल यही सूरत हाल कोलो शरहान के साथ भी जन्म ले रही है। और अगर देखा जाए तो किस्त नंबर 3 की स्टोरी भी बहुत मजबूत थी, तारीखी तरतीब भी हासिल हद तक फॉलो की गई थी, प्रेजेंटेशन भी तकरीबन पहले जैसी थी, और इस किस्त का मजमूई मिजाज भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी रेटिंग ने वो जंप नहीं लिया जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे। और अगर यही सूरत हाल रही तो इस सीरीज़ को भी 1 या फिर 2 सीजन के बाद बंद करना पड़ सकता है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि आजकल के दौर में या तो आपको एक बेहतरीन कहानी देखने को मिलती है या फिर ताकतवर मरकज़ी अदाकार। दोनों चीज़ों का एक साथ मिल जाना बहुत मुश्किल है, और ऐसा बहुत कम होता है। इसकी एक बड़ी वजह बजट है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के सामने हमेशा एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आया वो बजट मरकज़ी अदाकारों पर लगाएं या फिर शानदार प्रेजेंटेशन, मजबूत कहानी और आला विजुअल इफेक्ट्स पर खर्च करें। और आजकल का मयार यही है कि ज़्यादातर डायरेक्टर अदाकारों पर भारी सरमाया लगाने के बजाय अपना सरमाया अच्छी कहानी, अच्छी लोकेशंस और विजुअल इफेक्ट्स पर लगाते हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जिनसे सीरीज़ की पहचान बनती है। इसलिए हमें कभी कभी महसूस होता है कि कहानी तो अच्छी है लेकिन अदाकार उसमें जच नहीं रहा, मगर मेरे नज़दीक अहम चीज़ अदाकार नहीं बल्कि कहानी है। अगर कहानी दिलचस्प हो, वाक़यात में रवानी हो, प्रेजेंटेशन मजबूत हो, तो अदाकार चाहे जो भी हो वक्त के साथ किरदार में डाल जाता है और नाज़रीन भी इसे कबूल कर लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें हर बार सिर्फ अदाकारों को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि असल तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि कहानी कितनी दिलकश है, कितनी तारीखी है और कितनी मजबूती से पेश की गई है। और अगर हम बात करें किस्त नंबर 3 की कहानी की, तो दोस्तों इस किस्त में हमें एक खासी दिलचस्प कहानी देखने को मिली है, जैसा कि हम तवक्को कर रहे थे। बिल्कुल उसी तरह इस किस्त में फातिमा और फ्लावियस के दरमियान हल्की फुल्की केमिस्ट्री दिखाई गई है, जो कि आने वाली किस्तों में किसी बड़े मोड़ की तरफ इशारा करती है। ये लम्हे कम थे मगर इतने मजबूत थे कि नाज़रीन को भी यही महसूस हुआ। उसके साथ साथ दुर्सुन और हलीमा के दरमियान चंद अहम मनाज़र सामने आए हैं। एक लम्हे के लिए हलीमा ने दुर्सुन को हैमे में दाखिल होते हुए देख लिया और फ़ौरन बेहोश कर दिया, लेकिन क्या हलीमा वाकई ये जान पाएगी कि दुर्सुन दरअसल करासी कबीले के सरदार का बेटा है? मेरे ख्याल में फ़िलहाल ऐसा नहीं होगा, और दुर्सुन नहायत चालाकी और जहानत से खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेगा और किसी न किसी तरह हलीमा को कन्विंस भी कर लेगा। यानी कि हमें लगता है कि अभी उसका पोल नहीं खुलेगा और वह पसे पर्दा रहकर कहानी में मज़ीद पेचीदगी बनाता रहेगा। इसी तरह इस किस्त का एक और नहायत अहम मोड़ जब आवची बे की बेटी चागरी चोलपान को गोंचा खातून देख परख रही थी, जैसे कि वह अंदाज़ा लगा रही हो कि क्या ये अलाउद्दीन के काबिल है या नहीं। और अब ये मामला बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसे कि कोरश उस्मान के इब्तदाई सीजन में बाला खातून उस्मान की औलाद ना होने के बायस दूसरी बीवी तलाश कर रही थी। और अगर आपको याद हो तो इस बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अलाउद्दीन और गोंजा की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही होगी। मज़ीद बरा हमने आपको यह भी बताया था कि उस्मान बे की वफ़ात जहर से नहीं होगी और वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और खुशी की बात यह है कि ओरहान और अलाउद्दीन के दरमियान रंजिशें ख़त्म हो चुकी हैं। ख़ासतौर पर जब अलाउद्दीन ने महफिल मुनक़्क़द की थी तो उस मजमे के सामने अपने भाई ओरहान को खिताब करने के लिए कहा। यह कदम ना सिर्फ दोनों भाइयों के दरमियान अच्छे ताल्लुक़ को वादे करता है, बल्कि ये एक मुस्बत पहलू भी है। जैसा कि अभी पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि बाला खातून के किरदार को सीरीज़ में वापस लाने का इम्कान है। तो इस बारे में कल के दिन तुर्की के एक मरूफ सहाफ़ी ने खबर जारी की है और इनके मुताबिक बाला खातून को वापस लाने के बारे में
प्रोडक्शन टीम गोरो होल्ड कर रही है, लेकिन वो वादा करते हैं कि इस साल के आखिर तक कहानी में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। यानी कि जो सिनेरियो पहले लिखा जा चुका है उसमें बाला हसन का किरदार शामिल नहीं था। यानी कि अभी से तकरीबन 2 से 3 महीनों के बाद आप इस किरदार को इस सीरीज़ में वापस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में बाला हसन का किरदार किस अदाकारा को अदा करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नए तरीके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।